फ़खर सारा दिन अपनी ज़मीन पे काम करता और शाम में जब घर लौटता तो अपनी नन्ही बच्ची को देख के उसके सारा दिन की थकन दूर हो जाती थी। उसकी पहली बीवी से उसे कोई औलाद न थी, दूसरी बीवी से उसकी बेटी मारिया थी। फ़खर जब रूमा और मारिया के साथ बैठ के मारिया को प्यार से गोद में बिठाता तो उसकी पहली बीवी नाजो ये देख के मन ही मन में कुड़ती रहती। उसका बस न चलता था कि कैसे उन दोनों माँ बेटी को फ़खर की ज़िंदगी से निकाल के फेंक दे। मारिया अपनी तोतली ज़बान में जब बाप से बातें करती तो फ़खर खुशी से निहाल हो जाता। नाजो अब हर वक्त इस कोशिश में रहती कि कब उसे मौका मिले और कब वो मारिया को नुकसान पहुंचाए। इन तीनों बाप बेटी और रूमा को देख के वो हसद की आग में जलती रहती। एक रोज़ नाजो को मौका मिल गया। रूमा सब्जी लेने मोहल्ले की बनी दुकान पे गई और नाजो ने झट बच्ची को ज़बरदस्ती गोद में उठाया और तेज़ तेज़ कदम उठाती जंगल की तरफ निकल ली। उसने मारिया को जंगल में छोड़ा और तकरीबन दौड़ते हुए वापस घर पहुंच गई। शुक्र है अभी रूमा घर नहीं आई। वो अपनी बेतरतीब सांसों को बहाल करने के लिए पानी पीने लगी। ज़रा ही देर में रूमा सब्जी लेके घर आ गई। उसने मारिया को इधर उधर ढूंढा, बच्ची उसे कहीं नजर न आई। वो घबरा के पलंग पे लेटी नाजो के पास आई। नाजो, मारिया कहाँ है? और नाजो सोने की एक्टिंग करते हुए बोली, मुझे क्या मालूम कि वो कहाँ है। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही जब लेटी थी तो वो घर में ही थी, फिर मेरी आंख लग गई, मैं तो सो गई थी। रूमा रोती पीटती पूरे मोहल्ले में मारिया को ढूंढ रही थी। उधर मारिया जंगल में बिलक बिलक के रो रही थी। वो रोते रोते वहीं ज़मीन पे सो गई। बंदरिया अपने दोनों बच्चों के साथ उछल कूद करती जब उस तरफ आई तो मारिया को देख के हैरान रह गई। वो हैरान हो के मारिया के गिर्द चक्कर लगाने लगी। मारिया के चेहरे पे आंसुओं के निशान थे। प्यार से उसने मारिया के माथे पे आए बालों को हटाया। मारिया की आँख खुल गई। वो फिर रोने लगी। बंदरिया करीब के दरख्त से माल्टे तोड़ के छील के मारिया को खिलाने लगी। इतने में बाबा वहाँ आ गए। वो अपने घड़े में पानी लेने के लिए करीब बनी झील की तरफ जा रहे थे। बंदरिया और उसके बच्चों के साथ उस 4 से 5 साल की बच्ची को देख के हैरान रह गए। ये बच्ची इस जंगल में कहाँ भटक गई, जाने किसकी होगी। उस मासूम को देख के उन्हें उस पर रहम आ रहा था। उन्होंने मारिया को गोद में उठाया और अपनी साफ सुथरी झोंपड़ी में आ गए। शुरू में तो मारिया अपने माँ बाप को याद करके ज़्यादातर रोती रहती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वहाँ बहल गई। साधु बाबा उसके खाने पीने का हर तरह से ख्याल रखते। बंदरिया और उसके बच्चे भी मारिया के साथ खेलते रहते। मारिया अब उनसे काफ़ी मायूस हो चुकी थी। यूँ वक्त गुजरता रहा। अब मारिया 16 साल की हो चुकी थी। बाबा 4 से 6 महीने में एक बार अरीब करीब के गांव में भीख मांगने के लिए निकलते थे और फिर उसी से काम चला लेते थे। उन्होंने मारिया से कहा, बेटी मैं भीख लेने जा रहा हूँ, तुम मेरी गैर मौजूदगी में अपनी झोंपड़ी से बाहर ना निकलना। मैंने यूँ तो अपनी पढ़ाई से तुम्हारे गिर्द हिसार कर दिया है, ये तावीज़ भी अपने गले में डाल लो। मारिया ने बाबा से तावीज़ लेके अक़ीदत से अपने गले में पहन लिया। बाबा मारिया को वक्त के साथ साथ दीनी तालीम भी देते रहे। बाबा के जाने के बाद एक दिन मारिया खाना बना रही थी कि अचानक बंदरिया के एक बच्चे ने, जो कि अब बड़ा हो गया था, वहीं करीब पड़ा पानी का डोंगा उठाया और चूल्हे में पानी डाल दिया और आग बुझ गई। मारिया परेशान कि आग कैसे जलाए और मजबूरन उसे आग की तलाश में झोंपड़ी से बाहर निकलना पड़ा। काफ़ी दूर जाके उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। वो आग मांगने वहाँ गई। मारिया ने उससे कहा, अम्मा मुझे चूल्हे के लिए थोड़ी सी आग दे दो। वो बोली, हाँ बेटी अंदर आ जाओ, सामने चूल्हा जल रहा है, वहाँ से किसी बर्तन में अंगारे निकाल लो। मारिया बर्तन में चूल्हे से अंगारे निकाल के रखने लगी। मारिया को देख के चुड़ैल के मुंह में पानी भर आया। वो दिल ही दिल में बोली, अब मैं इस लड़की का खून पी जाऊंगी, ताज़ा ताज़ा इंसानी खून। उसने नदीदेपन से होंठों पे ज़बान फेरी और जैसे ही मारिया आग लेके पलटी उसके तो होश उड़ गए। बुढ़िया की शक्ल काफ़ी डरावनी हो चुकी थी। उसके लंबे लंबे नाखून निकल आए थे और लंबे लंबे नोकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे। मारिया ने दहशत से एक चीख मारी और अंगारों वाला बर्तन वहीं फेंका और अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। उस झोंपड़ी में एक शैतान चुड़ैल रहती थी, जो एक बुढ़िया के भेस में थी। पीछे से उसके कानों में बुढ़िया की आवाज़ें आ रही थीं, अरे लड़की आग तो लेती जा, आग ले जा। और मारिया जैसे तैसे अपनी झोंपड़ी तक पहुंची और बेहोश होकर गिर गई। बंदरिया उसे यूं बेहोश होता देख के परेशान हो रही थी। वो उसके पास ही बैठी रोने लगी। इसी असना में एक राजा वहाँ आ पहुँचा। सिपाही बोला, जनाब हम हिरन का शिकार करते करते रास्ता भटक के यहाँ पहुँच गए। राजा बोला, अभी तो कहीं से पानी का इंतज़ाम करो, मुझे सख्त प्यास महसूस हो रही है। राजा की नज़र सामने बनी झोंपड़ी की तरफ गई। उस झोंपड़ी की तरफ जाओ, वहाँ यकीनन पानी मिल जाएगा। और राजा के हुक्म पे सिपाही झोंपड़ी के पास आके आवाज़ लगाने लगा,
कोई है जो पानी पीने को दे दे। उसकी आवाज़ पे बंदरिया बाहर आई। सिपाही ने झोंपड़ी के अंदर जाके देखा, जहाँ मारिया बेहोश पड़ी थी। उसने राजा को आके सारी बात बताई। राजा झोंपड़ी में गया और मारिया को देख के अपना दिल खो बैठा। बंदरिया मारिया के लिए परेशान थी और राजा ने देखा कि वो मुसलसल रोए जा रही है। राजा ने मारिया के मुंह पे पानी के छींटे मारे। ज़रा देर बाद मारिया होश में आ गई। राजा ने उससे कहा, तुम यहाँ इस जंगल में अकेले कैसे रह रही हो? और ये बंदरिया कौन है जो तुम्हारे लिए इतना रो रही थी? मारिया ने राजा को बताया, मैं अपने बाबा के साथ यहाँ रहती हूँ। मुझे बाबा ने ही बचपन से पाला है और ये बंदरिया मेरे बचपन से मेरे साथ है। ये मेरा बहुत ख्याल रखती है। मेरे बाबा कुछ दिनों के लिए भीख मांगने गए हुए हैं, ये नहीं पता कि कब तक लौटेंगे। राजा ने कहा, तुम इस जंगल में झोंपड़ी में रह रही हो, मेरे साथ महल चलो, वहाँ महल चल के रहो। मैं तुम्हारे साधु बाबा और बंदरिया को भी अपने साथ रख लूँगा और उस बंदरिया के लिए एक अच्छा सा घर बनवा दूँगा। मारिया राज़ी हो गई। मारिया बंदरिया के साथ राजा के महल आ गई और वहाँ रहने लगी। राजा की माँ ने राजा से कहा, बेटा ये लड़की हमारे साथ किस रिश्ते से रह रही है? लोग बातें बनाएंगे, तुम इससे शादी कर लो। राजा तो पहले ही मारिया पे अपना दिल हार बैठा था। उसने मारिया से शादी कर ली। राजा की एक बीवी पहले से मौजूद थी। वो बहुत चालाक थी। उसने मारिया पे अपनी नफरत जाहिर न की, बल्कि मारिया के साथ उसने बहुत अच्छा बर्ताव रखा। राजा मारिया को पाके बहुत खुश था। उसने मारिया के लिए ख़ास तौर से एक मुलाजमा का इंतज़ाम कर दिया जो मारिया की खिदमत में रहती थी। वो मुलाजमा एक जहांदीदा औरत थी। उसने एक रोज़ मारिया से कहा, बेटी तुम बहुत भोली हो, तुम्हारी शौकन बहुत तेज़ है, उससे ज़रा बच के रहना, वो किसी भी वक्त तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मारिया बोली, अम्मा वो मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगी? जिस तरह मैं महल में ऐशो आराम से राजा के साथ रहती हूँ, इसी तरह वो भी महल में ऐशो आराम से राजा के साथ रहती है। मैंने उसका क्या बिगाड़ा है जो वो मुझे नुकसान पहुंचाएगी? और मुलाजमा के मना करने के बावजूद भी मारिया अपनी शौकन के साथ घुली मिली रहती। राजा की पहली बीवी मौके की तलाश में थी कि किस तरह मारिया को राजा से दूर कर दे। राजा कुछ दिनों के लिए मुल्क से बाहर गया। मारिया की शौकन मारिया को बहाने से बातों बातों में सबकी आंख बचा के नदी पे ले आई और बोली, तुम्हें अंदाज़ा है तुम किस कदर खूबसूरत हो? ज़रा नदी के पानी में अपना अक्स देखो, कितनी प्यारी लग रही हो। बंदरिया मारिया की सारी कांचल खींच खींच के उसे नदी के पास जाने से रोक रही थी। मारिया कुछ ना समझते हुए चिढ़ के बोली, क्या है, क्यों मेरे पीछे हर वक्त लगी रहती हो? उसने बंदरिया से अपना आंचल छुड़ा लिया और नदी के पानी में अपना अक्स देखने लगी कि अचानक उसकी शौकन ने उसे पीछे से एक ज़ोरदार धक्का दिया। मारिया को तैरना नहीं आता था। वो नदी में गिर के हाथ पैर मारने लगी और उसकी शौकन तेज तेज कदमों से चलती महल वापस आ गई। बंदरिया को तो रो रो के बुरा हाल था। जब राजा वापस आया तो मारिया को महल में ना पाकर बेचैन हो गया। महल में जिससे पूछा सबने लाइल्मी का इजहार किया। जब राजा ने अपनी पहली बीवी पर गुस्सा किया कि तुमने ही इसे कहीं इधर उधर कर दिया है, मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, तो वो झूठ मूठ के आंसू रोने बैठ गई और बोली, वो तो मेरी बहनों की तरह थी, हम दोनों तो बहुत अच्छी सहेलियां थे, मैं भला उसे क्यों नुकसान पहुंचाऊंगी? ये यकीनन उस बंदरिया की हरकत होगी जो उसके साथ साथ रहती थी। राजा को कुछ समझ ना आया और उसने गुस्से में बंदरिया को एक पिंजरे में कैद करवा दिया। राजा के महल के करीब जो नदी बहती थी वहाँ एक गुलाब का फूल उगाया। एक रोज़ राजा का गुजर उधर से हुआ तो बेअख्तियार गुलाब के फूल की तरफ लपका। उस समय उसे मारिया बहुत याद आई। अब तो ये राजा का रोज़ का मामूल बन गया। वो घंटों गुलाब के फूल के पास बैठा रहता और उस फूल से कभी कभी इस तरह बातें करता जैसे मारिया से बातें कर रहा हो। राजा की पहली बीवी राजा की इस हरकत पे दिल ही दिल में पेचोताप खाती रहती और जब उससे बर्दाश्त न हुआ तो एक रात उसने चुपके से फूल टहनी समेत ज़मीन से निकाल के फेंक दिया। राजा अगले दिन जब उस तरफ आया तो देखा कि फूल टहनी समेत वहाँ से गायब है। उसने उस जगह सेब का एक पौधा लगा दिया और हैरानकुन बात ये हुई कि 2-4 दिन में ही सेब का पौधा एक तनावर दरख्त बन गया। उसमें छोटे छोटे सेबों के अलावा एक बड़ा सा सेब मौजूद था जो सबसे अलग दिख रहा था। लोग उसे हैरान हो के देखते लेकिन किसी की हिम्मत न थी उसे तोड़ने की, क्योंकि वो राजा के महल के पास था। उधर मारिया के माँ बाप मारिया के गुम हो जाने के बाद उसकी याद में बहुत रोते रहते थे और मारिया के बाप ने मारिया के गुम हो जाने के बाद अपनी पहली बीवी को घर से निकाल दिया था। फिर साल भर बाद उनके घर बेटा पैदा हुआ था। अब उनका बेटा भी 15 बरस का हो चुका था। मारिया के माँ बाप बेटा पैदा हो जाने के बाद भी मारिया की याद में तड़पते रहते थे। एक रोज़ मारिया की माँ खेत से काम करके
नदी के पास जा निकली। वो थकी हुई थी, उसने अपनी टोकरी वहीं रखी और कुछ देर सस्ताने की गरज से सेब के दरख्त के नीचे बैठ गई। वहाँ बैठ के उसे अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। अचानक वो बड़ा सेब खुद से शाख से टूट के उसके टोकरी में जा गिरा। रूमा घबरा गई। उसने सोचा अगर राजा ने या उसके किसी मुलाजिम ने देख लिया तो मुझ पे सेब की चोरी का इल्जाम आ जाएगा। उसने सेब समेत टोकरा उठाया, साड़ी के आंचल से उसे ढका और तेज तेज घर की तरफ चल दी। घर लाके उसने सेब पे कपड़ा ढक के रख दिया। शाम में जब फ़खर काम से लौटा तो उसने फ़खर को दिन वाली सारी बात बताई और टोकरी पे से कपड़ा हटा के उसे सेब दिखाने लगी। लेकिन उन दोनों मियाँ बीवी की हैरत की इंतहा ना रही जब उन्होंने टोकरी में सेब की जगह एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची देखी। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब हम इसे पालेंगे। लेकिन देखते ही देखते वो नन्ही सी बच्ची 16 साल की लड़की बन गई। फिर मारिया ने अपने बचपन की बात माँ बाप को बताई जो उसके जहन के किसी कोने में महफूज रह गई थी। उसने बताया, हमारे साथ जो औरत रहती थी वो अम्मा के घर से निकलने के बाद मुझे ज़बरदस्ती गोद में उठा के जंगल में ले गई और जंगल में मुझे छोड़ के वापस भाग गई। मैं वहाँ रोती रही। वहाँ एक बंदरिया थी जो अपने बच्चों के साथ मेरे पास रहती थी, मुझे फल खिलाती, मुझे पानी ला के पिलाती। फिर एक बाबा मुझे अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले गए। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला, हर तरह से मेरा ख्याल रखा। बंदरिया और उसके बच्चे मेरे साथ खेलते थे। उधर जब बाबा घर वापस आए तो वहाँ मारिया थी न बंदरिया। उन्होंने सारा जंगल छान मारा लेकिन वो लोग उन्हें ना मिले। वो राजा के पास आए। राजा उन्हें देख के बहुत इज्जत से उनसे मिला। बाबा जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप हमारे महल में आए। बाबा ने राजा से कहा, मैं अपनी बच्ची को ढूंढने निकला हूँ जो मुझे कहीं मिल के नहीं दे रही। उसके साथ उसकी बंदरिया भी है। मैं जब गया था तो उसे घर छोड़ के गया था, लेकिन अब वो जाने कहाँ है। अब मुझे अपने इल्म के ज़रिए पता करना होगा। राजा समझ गया कि ये वही बाबा हैं जिनका जिक्र मारिया ने किया था। राजा ने उन्हें एक कमरा दे दिया जहाँ बाबा ने बैठ के अपना हिसाब किताब लगाया। उन्हें पिंजरे में कैद एक बंदरिया दिखाई दी। वो कमरे से बाहर आए और राजा से बोले, बंदरिया यहीं कहीं है लेकिन कैद है। राजा ने बाबा को मारिया और बंदरिया की सारी कहानी सुना डाली कि वो किस तरह जंगल में पहुंचा और बाबा की गैर मौजूदगी में मारिया वहाँ बेहोश पड़ी थी। बंदरिया रो रही थी। फिर राजा मारिया की मर्जी से उसे महल ले आया, उससे शादी कर ली। उसने कहा, बाबा, मैंने मारिया को बहुत खुश रखा हुआ था, लेकिन जब मैं मुल्क से बाहर गया तो मेरी गैर मौजूदगी में मारिया के साथ जाने क्या हुआ कि वो मुझे ना मिली। बंदरिया को मैंने गुस्से में पिंजरे में कैद करवा दिया कि शायद बंदरिया ने ही उसे इधर उधर किया है। बाबा ने बंदरिया को पिंजरे से बाहर निकलवाया और राजा से बोले, बंदरिया बेकसूर है, वो तो मारिया को अपने बच्चों की तरह चाहती है और मारिया को जब मैं घर छोड़ के गया था तो उसके गिर्द मैंने हिसार कर दिया था। दूसरे ये कि मारिया को मैंने उसके बचपन से बड़ा होने तक इतने जंतर मंतर सिखा दिए कि वो अपनी हिफाजत बखूबी कर सकती है। वो किसी भी फूल के रूप में सामने आ सकती है, किसी फल के रूप में सामने आ सकती है और जब तक ऊपर वाले ने उसे ज़िंदगी दी है वो जिंदा रहेगी, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब बंदरिया ने राजा को खींचना शुरू कर दिया। राजा ने उसे अपने पास से हटाना चाहा। बाबा बोले, ये बंदरिया तुम्हें कुछ बताना चाहती है, तुम्हें कहीं अपने साथ ले जाना चाहती है। और यूँ बाबा और राजा बंदरिया के साथ चल पड़े। बंदरिया ने एक मोहल्ले में आके ज़ोर से एक दरवाज़ा बजाया। अंदर से मारिया की माँ रूमा बाहर निकली। राजा ने कहा, यहाँ आपके घर में मेरी बीवी मौजूद है। वो बोली, नहीं नहीं, यहाँ तो मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। बंदरिया तेज़ी से घर के अंदर गई और सामने मौजूद मारिया के पास पहुँच गई। मारिया तो उसे देख के खेल उठी। बंदरिया मारिया को खींचती हुई बाहर लेकर आई जहाँ राजा और बाबा मौजूद थे। फिर मारिया ने बाबा को बताया, बाबा, यही मेरे असल माँ बाप हैं। आपके घर से जाने के बाद एक दिन बंदरिया के बच्चे ने चूल्हे की आग बुझा दी थी तो मुझे मजबूरन घर से बाहर आग लेने के लिए निकलना पड़ा। मैं एक झोपड़ी में गई, वहाँ एक चुड़ैल रहती थी। वो मेरा खून पीने के लिए मेरे पीछे लपकी। मैं उससे जान बचाने के लिए घर की तरफ भागी और घर पहुँचते ही बेहोश हो गई। फिर राजा जी मुझे होश में लाए और उसके बाद बंदरिया और मुझे अपने साथ महल में ले आए। माँ इन्होंने मुझसे शादी कर ली और मुझे बहुत खुश रखा हुआ था। और एक दिन इनकी गैर मौजूदगी में मेरी सौकन ने मुझे महल के पास बनी नदी में धोखे से धक्का दे दिया। पहले मैं गुलाब के फूल के रूप में राजा के सामने आई, फिर उस औरत ने ज़मीन से मुझे उखाड़ फेंका, फिर मैं एक सेब के रूप में सामने आई। राजा ने कहा, मारिया, अब अपने महल वापस चलो, तुम्हारे बगैर मेरा कहीं जी नहीं लगता। मारिया बोली, राजा जी, मैं गरीब किसान की बेटी हूँ, आपको इस बात पे कोई एतराज़ तो ना होगा। राजा ने कहा, नहीं नहीं मारिया, मुझे किसी बात पे कोई एतराज़ नहीं। तुम अपने माँ बाप से मिलने यहाँ आती रहना, जब दिल चाहे इन्हें वहाँ बुला लेना। मारिया बोली,
राजा जी, बाबा और बंदरिया ने हमेशा मेरा ख्याल रखा है, इन्हें तो मैं अपने साथ ही रखूंगी। राजा खुशी खुशी राजी हो गया। अब महल पहुंच के राजा ने सबके सामने अपनी पहली बीवी को बुलाया और कहा, ये है मेरी पहली बीवी, जिसपे मैंने और मारिया ने बहुत भरोसा किया, लेकिन इसने हम दोनों को धोखा दिया। मारिया की जान लेना चाहिए। ले जाओ इसे यहाँ से और काल कोठरी में डाल दो इसे। राजा ने उसे काल कोठरी में डलवा दिया। मारिया अपने माँ बाप और भाई से मिलने उनके घर भी जाती थी और यूं सब की जिंदगी में खुशियाँ लौट आई थीं।